और फिर वो मुर्गे ढूंढता है, मतलब एम्प्लॉय ढूंढता है जो कि सर्च कर रहे हैं, और उनको वो कहता है कि 20,000 दो, 30,000 दो, 40, बहुत कॉमन ट्रेंड है यहाँ पर। 18 लाख कोई चीज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साल में इतनी सैलरी 20 से 30,000 एक मतलब लेबर भी कमा लेती। जब मुझे पता चलता है ना कि इस पर्सन से मेरे को कुछ नॉलेज मिल सकती है, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। इंसान ही तो है, भगवान तो नहीं है ना। तो मैं उससे बात करती हूँ, उससे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। यू नेवर नो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्योर तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगिता अरोड़ा है। मैं 2021 नवंबर में कनाडा आई थी ऑन टूरिस्ट वीज़ा, और यहाँ पर मेरे को एम्प्लॉयर मिले थे। उन्होंने मेरे को LMI दिया, मैंने वर्क परमिट लिया। उसके बाद मैंने PR की फाइल भी लगाई है। मेरे हस्बैंड मार्च में आए, जैसे मैं नवंबर में आई थी वो मार्च में आए बेटे के साथ, और टूरिस्ट वीज़ा पे ही आए थे। और मेरा वर्क परमिट होने की वजह से बच्चा स्टडी कर रहा है हाई स्कूल में, और हस्बैंड को मैंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए बोला, और फिर हम फ्लैग पोलिंग करके वो लेकर आए अभी रिसेंटली, और उन्हें जॉब भी लग गई है। वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 1 महीने के बाद, 1 महीने की सर्च में हमें क्या मुश्किलें आई, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और आगे नए टॉपिक सुनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन जर्नी इजी हो जाए और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया था, चाहे वो मेरे यूजफुल मुझे लगता था, नहीं लगता था। मुझे ऐसे लगता था कभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाए जो मेरी काम की हो, क्योंकि हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे लगता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें बिना टाइम वेस्ट करे हुए, और लाइक तो तभी करेंगे जब आपको वीडियो पसंद आएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा ये हो जाएगा कि जो भी टॉपिक मैं नया बनाऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी नहीं थी कि मैं एज ए PR आई यहाँ पर और इजी होता गया, क्योंकि गवर्नमेंट सारा कुछ सपोर्ट करती है अगर आपके पास PR है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। ये वो लोग भी जानते होंगे जो टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पर हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहती कनाडा की लाइफ इजी थी और जर्नी मेरी बहुत इजी थी, बहुत डिफिकल्ट थी, बट वो इजी तब हो जाती है जब हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको लाइन अप करते हैं और फिर उस दिशा में काम करते हैं। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो वो कहावत मेरे को एक्चुअल में पता चली कि जब मैंने मेहनत की इस चीज के लिए, और मिक्स सी फीलिंग आती है। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मुझे लगता है कनाडा में, और कई बार मुझे लगता है कि आप, क्योंकि एज ऐसी है, हम वेल स्टेब्लिश थे और इस एज में आना मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा। चलो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी। ये तो सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको बोला कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो नया जो सा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा, नौकरी, LMI और अब ये वो कौन है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे। और ये वो सबको पता होता है, बट सबको ऐसे लगता है कि हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी इसके ऊपर। वो है वो कंसल्टेंट है, वो एजेंट है जो कि आपसे पैसा लेता है और आपको LMI देता है, और वो लीगल है, इलीगल है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है कनाडा में। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम वर्क परमिट की बात करते हैं कि वर्क परमिट कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा लाइट आ रही है तो मेरी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, तो उसको इग्नोर करना आप। वर्क परमिट, क्लोज्ड वर्क परमिट होता है, ओपन वर्क परमिट होता है, और भी डिफरेंट टाइप के वर्क परमिट होते हैं। एक तो 2 कैटेगरी होगी ना, या तो आप सीधी PR लेके आए हो पूरी फैमिली के साथ, PNP के थ्रू आए हो। अगर आपने कनाडा की जर्नी में घुसना है तो आपको ये चीजों को स्टडी करनी पड़ेगी, और मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सीरियस है तो आपने स्टडी की होगी, अगर सीरियस नहीं है तो स्टडी कीजिए। एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, PNPs क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, और उसके बेस पे आप यहाँ डायरेक्ट PR लेके आ सकते हो। मैं डायरेक्ट PR लेके इसलिए नहीं आ सकती थी, मेरा एज फैक्टर था, आइलेट्स में बहुत बढ़िया स्कोर नहीं था, तो मैनी फैक्टर्स थे जो कि बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं टूरिस्ट वीजा पे जाऊं और फिर मैं जॉब वगैरह सर्च करके वर्क परमिट लूं। तो उसमें मैं सक्सेसफुल रही हूं 90% अभी तक, तो जब तक PR नहीं मिल जाती। और वर्क परमिट कौन से होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड आए हैं वो स्पाउस के बेस पे आए हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट कहते हैं उसको। एक क्लोज वर्क परमिट होता है जो कि मैंने लिया था, LMI बेस्ड होता है, आप किसी और एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं कर सकते। उसके बाद उसको ओपन वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हो। और उसके अलावा वर्क परमिट होता है जैसे स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट बाद में लेते हैं, वो एक ओपन वर्क परमिट होता है, वो लेते हैं। मतलब अपनी स्टडी पूरी होने के बाद उनको 2 साल का या 3 साल का मिलता है।
एक वो वाला वर्क परमिट हो गया। एक ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट भी होता है। जैसे मान लो आपने पीआर अप्लाई की हुई है और आपका वर्क परमिट, आपका एक्सपीरियंस पूरा हो गया है, तो आप ब्रिजिंग करने के लिए भी अप्लाई करते हो। तो डिफरेंट टाइप के वर्क परमिट होते हैं और जो कि यहाँ पर चलते हैं। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ क्लोज्ड वर्क परमिट का, जो कि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है। आप एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो। और ये इसका आइडिया मेरे को तब आया कि जब मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको जेन्युइनली नीड है एम्प्लॉय की। अब फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड इज वर्किंग इन रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप हर टाइम तो खड़े हो नहीं सकते। मेरे अंकल आंटी भी हैं, उनका भी रेस्टोरेंट है ब्रैम्पटन में। तो उनको भी एक पर्सन की जरूरत थी वहां पर मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो उन्होंने LMI दे के किसी उसको बुलाया है। तो यहाँ अलग अलग फील्ड्स हैं जैसे जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपको LMI देता है और फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। तो LMI होता क्या है? LMI होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयर को लगता है कि मेरे को यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, तो वो ESDC को ये लेटर लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, मुझे LMI इशू किया जाए। LMI एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो आगे वो एम्प्लॉय को देता है और एम्प्लॉय उसके बेस पे वर्क परमिट अप्लाई करता है। तो ये LMI एक डॉक्यूमेंट होता है, जो परमिशन डॉक्यूमेंट होता है वो ESDC से लेता है। और ये आपको गूगल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एम्प्लॉयर ने इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो फिर पहले 1 मंथ की 30 डेज की एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाता है और फिर वो ये शो करता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाई थी, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए हैं और उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो मुझे एक एम्प्लॉय हायर करना है। तो फिर उसको LMI इशू किया जाता है। तो LMI वो डॉक्यूमेंट दे देता है एम्प्लॉय को, जैसे मेरे को मिला था। उसके बेस पे मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया और वर्क परमिट ये इसका सारे प्रोसेसिंग का टाइम मैं बता देती हूँ। LMI का टाइम तो 1 से 2 महीना रहता है। 1 महीना एडवर्टाइजमेंट चलती है और 2 से 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते LMI आने में लगते हैं। उसके बाद जो वर्क परमिट का टाइम है वो आप बॉर्डर पे जाके भी लेकर आ सकते हो। आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एलिजिबल हो, आपका ठीक चल रहा है, तो आप बॉर्डर पे भी जाके लेकर आ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसमें 6 से 7 महीने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज वर्क परमिट, जो कि मैंने भी लिया हुआ है। तो अब बात आती है कि मेरे को भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और जब मैं इंडिया में थी ना तो तब भी मुझे बहुत मैसेजेस आते थे। जब आप फेसबुक के ग्रुप्स में जुड़ते हो ना, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट बैठे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए बैठे होते हैं। तो वो ये आपको ऑफर करते हैं कि हम 20 से 30 हजार चार्ज करेंगे, आपको LMI दिलवा देंगे। अब वो LMI होता है वो जेन्युइन ही होता है, वो फेक नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर जो सा है उसको जरूरत तो है 110%। उसको नहीं पता है मैं एम्प्लॉय कहाँ से लेकर आऊं। जो यहाँ के बंदे बैठे हुए हैं ना, जो कंसल्टेंट है, वो उनको कांटेक्ट करता है। अब कंसल्टेंट सोचता है कि क्यों ना मैं पैसा कमाऊं, और फिर वो मुर्गे ढूंढता है, मतलब एम्प्लॉय ढूंढता है जो कि सर्च कर रहे हैं, और उनको वो कहता है कि 20,000 दो, 30,000 दो, 40। बहुत कॉमन ट्रेंड है यहाँ पर, मैं बता रही हूँ। जब हम इंडिया में थे ना और मेरे को ये आता था ऑफर, तो मुझे लगता था कि, और आपकी तरह ही जो भी इंडिया में ये बात सुन रहे हैं ना, आपकी तरह मेरे को भी लगता था कि नहीं नहीं ये तो फेक होगा। मेरे तो 20,000 30,000 है कुछ नहीं है। अगर यहाँ की बात करो ना, 30,000 कितने हैं? 6 18 लाख है ना। 18 लाख कोई चीज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साल में इतनी सैलरी 20 से 30,000 एक मतलब लेबर भी कमा लेती है। तो यहाँ के लोग तो जेन्युइन ही वो कंसल्टेंट अपनी तरफ से मांगते हैं कि जी हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको LMI दिलवा देंगे। अब वहां का बंदा सोचता है कि मेरे पास टोटल तो 30-40 लाख मैंने सेव किया हुआ है, उसमें से मैं 18 लाख यहाँ दे दूंगा, फिर कनाडा का आना जाने का खर्चा, तो फिर वो गिव अप कर जाता है। और कई लोग हाँ कर भी देते हैं और आ भी जाते हैं। तो ये फेक है कि नहीं, ये इसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। देखो, आपने इंडिया में देखा होगा कि कई कंसल्टेंसीज हैं, शायद मैंने भी चलाई थी जॉब कंसल्टेंसी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी कॉलेज में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, तो उसके कुछ चार्जेस लेते हो, और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है उसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट सा काम होता है, वहां पर बहुत ही ईजी लग रहा होता है कि हाँ हमने कंसल्टेंसी के थ्रू आए हैं और हमारी जॉब लग गई है। तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, यहाँ भी वही काम हो रहा है, वो कंसल्टेंट लेते हैं पैसे, बट वो लीगल नहीं है। ठीक है, मतलब मैं एक लाइन में कहूँ, लीगल नहीं है, क्योंकि वो IRCC से ऑथराइज्ड होते हैं, और वो ये काम जब करते हैं ना, तो वो अंदर खाने ही करते हैं, मतलब उसको कहते हैं अंडर टेबल।
तो वो काम लीगल नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था कि चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, मैं नहीं जाऊंगी इसमें। तो इसलिए मैंने एक जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढा, जो कि डायरेक्ट ही ढूंढा, और कोई भी बीच में मीडियोकर नहीं था। हाँ, ये है कि मैंने मीडियोकर से बात बहुत की है। मेरी एक मतलब मैं अपनी तारीफ करने जा रही हूँ, शायद आपको ऊपर लगे। मेरी एक तारीफ है, मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करती बात करने से। जब मुझे पता चलता है ना कि इस पर्सन से मेरे को कुछ नॉलेज मिल सकती है, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। इंसान ही तो है, भगवान तो नहीं है ना। तो मैं उससे बात करती हूँ, उससे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। यू नेवर नो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और मेरे को मिलती है, बहुत फर्स्ट क्लास इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने कितने लोगों से बात की कनाडा के, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कंसल्टेंट्स हैं, फिर कंसल्टेंट के ब्रदर, मतलब कोई आगे आगे नंबर दे देता था, ये हेल्प कर देगा। मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी। उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुंची। तो हेजिटेट तो ना करो बिल्कुल भी। तो अंदर खान ने ये कंसल्टेंट पैसे लेते हैं 20 से 30 हजार। आपको जेन्युइन है नहीं है ये तो खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है। कई फेक भी होते होंगे, बट ज्यादातर ये लोग जो पैसे ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ कनाडा में आप इतनी बेईमानी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर एक बार पकड़े गए ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इंडिया में तो ऐसे सॉल्यूशन है ना कि मतलब अंदर खाने आप 2 नंबर में कुछ भी करवा सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर पकड़े गए तो मतलब वो इलीगल चीज होती है। तो यहाँ पर ये जो काम चल रहा है ना, ये जो वो कर रहा है, वो जो कंसल्टेंट कर रहा है ना, तो वो इलीगल काम है। वो पैसा लेता है 20 से 30 हजार। यहाँ तक कि जो लोग जिनको जरूरत है ना, जैसे रेस्टोरेंट मालिक है और वो है, कई लोग वो भी लेते हैं। कंसल्टेंट को फोन कर देते हैं कि जी हमें चाहिए, और बीच में कमीशन दे दियो हमें, भी तू 30 हजार लेगा, 15 हजार हमें दे दियो, हम जॉब दे देंगे। तो ये काम भी चल रहे हैं। अब वही बात घूम फिर के आ जाती है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय जरूरत है, कंसल्टेंट को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारा उसका काम करा रहा हूँ, तो मेरे को पैसे की जरूरत है तो उसकी मेहनत ही, बट है इलीगली, ठीक है ना। तो अगर वो बीच का काम कराता है, वैसे एम्प्लॉयर को कह सकता है ये मेरी फीस है, मैं इतने चार्ज करता हूँ, मैं आपको एम्प्लॉय ढूंढ के देता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर वो एम्प्लॉय से पैसा ले रहा है, दैट इज इलीगल। और जो LMI की फीस होती है $1000 होती है, वो भी एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है कि एम्प्लॉय दे। कई केसेस में, मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे एम्प्लॉयर ने भरा। और मैं मतलब सरप्राइज बार बार इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी थी। मुझे लगता था एम्प्लॉयर पैसे लेते हैं, काम मेरा करवा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूचुअली होती है। हमने उनको काम करके दिया है, ठीक है ना, उनको जरूरत थी उस टाइम पे, हमने काम करके दिया है, उन्होंने हमें सैलरी दी है और हमें स्पॉन्सर किया है। अब उनके लिए इतनी बड़ी बात ना हो, है ना, स्पॉन्सर किया है। हमें लगता है क्योंकि कनाडा की जर्नी बड़ी डिफिकल्ट है, कि बहुत डिफिकल्ट है, एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि कनाडा कंट्री है, लोगों का सपना होता है कि हमने कनाडा जाना है, ठीक है। तो ये मैं आज यही आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि LMI वर्क परमिट, मतलब LMI के थ्रू जो वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें कैसे फंसते हैं, या फिर कैसे जेन्युइनली भी आ जाते हैं पैसा देके। अब एक मैसेज मेरे को पता है, तो ये चीज यहाँ पर होती है, बट वो इलीगल है। वो आपका डिसीजन रहेगा प्योरली कि आपको उस चीज में जाना है कि नहीं जाना है, वो आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। बेसिकली आपका ज़मीर अलो करता है कि नहीं करता, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि आगे वो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला उनकी लाइफ में, बट हाँ ये चीजें चलती हैं यहाँ पे। और मेरे को कई बार मैसेज आया था कि एक बार, मतलब मैं मदद कर देती हूँ कि हाँ ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मेल कर लेना या कुछ भी। तो मेरे को मैसेज आया था कि कोई कंसल्टेंट ऐसे मांग रहा था, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि मैं आपको नहीं कुछ राय दे सकती, कि अब वो आपका डिसीजन है कि आपको जाना है कि नहीं जाना। आज मैं कह दूं, कल वो फ्रॉड निकले तो फिर मतलब ये वाले क्वेश्चन आंसर मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू थोड़ा ना तुम्हें आंसर कर सकती हूँ, वो तो तुम्हें वेरीफाई करना है। मैंने नहीं किया था, आपको करना है, ये प्योरली आपका डिसीजन होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी ओपन वर्क परमिट और वर्क परमिट के बारे में, और क्लोज वर्क परमिट में LMI कैसे मिलता है और कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है, 2-3 महीने हो रहता है, और फिर उसके बाद आप कैसे आगे प्रोसीडिंग करते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।